Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Happiness Advantage written by Sean Ecker, पेज नंबर 116 और यहाँ पे टाइटल है इकोनॉमिक विप्लैश। राइटर बात कर रहा है शंघाई, चाइना की एक सिटी की। वो कहता है कि 1990 में यहाँ पे 19 मिलियन लोग रहते थे और बहुत सारे खेत खलिहान आप देख सकते थे। जैसे ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अंदर में आई, 20 स्टोरी की ऑफिस बिल्डिंग जो एक टाइम पे बहुत ही बड़ी लगती थी वो बिल्कुल छोटी हो गई। पूरी जो स्काईलाइन है 100 स्टोरी बिल्डिंग्स के भर गई और प्रॉस्पेरिटी हर जगह दिख रही थी और ऐसा लग रहा था ये नेवर एंडिंग है। और 2008 में राइटर कहता है जब मैं फर्स्ट ट्रिप पे गया शंघाई तो मैंने ये देखा ये सब कुछ होल्ड पे था, सिर्फ वहीं नहीं पूरी ग्लोब में। लोग ऐसा लगता था स्ट्रेस ने उन्हें हाईजैक कर लिया है। उन्हें नहीं पता लग रहा था कि ये जो फाइनेंशियल सुनामी आई है वो आगे किस रास्ते पे जा रहे हैं। राइटर कहता मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि लोग इतना फ्रीज क्यों हो गए हैं इनएक्शन के अंदर, जब तक कि एक मैनेजर ने उन्हें नहीं बताया कि जो मार्केट की फोर्सेस हैं वो आउट ऑफ आवर कंट्रोल हैं, शेयर प्राइसेस हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, हमारे बॉस क्या डिसीज़न ले रहे हैं वो हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, पानी सर से ऊपर हर रोज़ जाता जा रहा है। राइटर कहते हैं 2008 के मेल्टडाउन के बाद में मैंने जब भी बहुत सारे लोगों से बात की तो ये देखा कि उस मेल्टडाउन का आफ्टर शॉक क्या था कि हमने सीख लिया है हेल्पलेसनेस। एक ऐसा विश्वास, एक ऐसी धारणा, एक ऐसी बिलीफ कि हम कुछ भी करेंगे उसका तो कोई रिजल्ट आएगा नहीं। ये ऐसा दुनिया के बहुत सारे वर्कर्स ने सीखा। प्रॉब्लम क्या थी? जब हम अपनी ज़िंदगी से एलिमिनेट कर देते हैं ऊपर जाने का ऑप्शन, अपने मेंटल मैप से एलिमिनेट करते हैं उस मोटिवेशन को कि हम ऐसे रास्ते सर्च करें जो हमें ऊपर लेके जाएं, तो हम अपनी खुद की क्षमता को अंडरमाइन कर रहे होते हैं। अपनी क्षमता को समझ नहीं रहते हैं। मनुष्य की क्षमता है कि वो किसी भी चैलेंज को टैकल कर सकता है, बट हम उसको नहीं समझते। और ये यहीं ख़त्म नहीं होता है। जब हम जीवन के एक एरिया में ये फील करते हैं कि हम हेल्पलेस हैं और फिर हम इसी को और सीखते हैं और इसी डिसीज़न को दूसरे एरिया ऑफ लाइफ में भी लेकर आते हैं और हमारा माइंड इस चीज़ के लिए कन्विंस्ड हो जाता है कि एक एरिया में अगर ये डेड एंड है इस रास्ते का, तो जितने भी पॉसिबल रास्ते हैं वो सब एक डेड एंड ही हैं। काम के अंदर एक सेटबैक, एक डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। रिलेशनशिप के भी अंदर कोई हमें ज्ञान देना चाहता, कोई फ्रेंड हमें कहता है कि नहीं कोलीग से रिलेशनशिप बनाओ, तो हमारा उनसे रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है। और ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो हम एक बिल्कुल हेल्पलेसनेस फील करते हैं। ऐसे लगता है चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, स्पेशली जो हमारी सक्सेस से रिलेटेड है। और यहाँ पे सेट होता है पेसिमिज्म एंड डिप्रेशन, एक ऐसा ज़िंदगी का इवेंट मैप जो कि हमेशा डेड एंड की तरफ जाता है और ये एक श्योर फायर रूट है फेलियर पे। और इसको अगर आपने बिल्कुल क्लैरिटी में देखना हो तो कोई बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा इस नेगेटिव साइकिल को देखने के लिए। सोशल स्केल के ऊपर प्रिजन्स, इनर सिटी स्कूल्स, यहाँ पे लोगों को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है, जहाँ पर हो बस वैसे ही रहो। पेज नंबर 118 पे दोबारा से एक स्टोरी रिमाइंड कराता है। ये हमने कई बुक्स में भी पढ़ी है कि अफ्रीका के अंदर 1900s में दो सेल्स पीपल गए, ये शूज़ बेचते थे। एक ने उतर के बोला अरे यहाँ तो जूते हैं ही नहीं, कोई नहीं पहनेगा, वापस आ रहा हूँ। दूसरे ने बोला ग्लोरियस अपॉर्चुनिटी, इन्हें शूज़ के बारे में पता ही नहीं है, इट इज़ अ राइट प्लेस फॉर अस टू सेल इट। पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जब हम मनुष्य किसी एडवर्सिटी से मिलते हैं तो हम सिंपली ये देखना भूल जाते हैं तरीके क्या हैं कि हम इस फेलियर से क्या अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं, इन नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव में बदल सकते हैं। जिसमें कि जो भी सक्सेसफुल लोग हुए ना उनसे अगर आप पूछे तो वो आपसे कहेंगे एडवर्सिटी से कुछ नहीं होता, लेकिन हम इस समय किस प्रकार से बिहेव करते हैं और क्या करते हैं ये डिटरमिन करता है कि आपका आगे का भविष्य कैसा होगा। कुछ हेल्पलेसली बैठ जाते हैं, कुछ अपने सारे विट्स को गैदर करते हैं और कैपिटलाइज करते हैं अपनी स्ट्रेंथ पे और दे फोर्ज अहेड। टेल ऑफ टू ब्रोकर्स, वो कहते हैं इमेजिन दो दो स्टॉक ब्रोकर हैं, बेन एंड पॉल, दोनों एक हाई 6 फिगर सैलरीज ले रहे हैं प्लस बोनसेस है।
इस पोजीशन पे वो काफ़ी साल तक हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा ही जीवन जिएंगे। और फिर एक फाइनेंशियल सुनामी आती है जो दोनों को स्वीप करती है। पॉल डिवोस्टेटेड है, उसकी लाइफस्टाइल पूरी स्टेक पे है, उसकी नई स्पेशल मर्सिडीज़ जो है वो स्टेक पे है और हर रोज़ एक न्यूज़ वर्स्ट आती है जिससे कि वो और ज़्यादा डिस्पेयर में सिंक हो जाता है। बेन इन द सेम सिचुएशन इनिशियली अपसेट होता है पर चूज़ करता है कि वो इस इवेंट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखे और री इवैल्यूएट करे अपने गोल्स को, परस्यू करता है नए प्रोजेक्ट्स को। सिमिलर बैकग्राउंड, दोनों आइडेंटिकल प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस लेकिन डिफरेंट आउटकम्स। हम ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में जानते हैं जिन्होंने पॉल की तरह बिहेव किया और मुश्किल से निकल के सक्सेसफुल हुए, क्योंकि उनके बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन बेन की स्टोरी भी बिल्कुल रियल है। तो ये जो तीसरा रास्ता हमें खोजना है ना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हम अपनी धारणाओं में कि अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता उसमें रहें, या ये देखें कि जो भी मेरी ज़िंदगी में हो रहा है इसको आगे बेस्ट ऑफ बेस्ट मैं कैसे कर सकता हूँ। पेज नंबर 119 का टाइटल है क्राइसिस एज कैटलिस्ट्स। यू नो, फॉर्चुनेटली अगर हमारे जैसे पर्सनल कोई क्राइसिस होते हैं वो हमें एक इंडिविजुअल ग्रोथ देते हैं, मैनी टाइम स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देते हैं। तो इसी तरह से ये क्राइसिस हमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी देते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो ये क्राइसिस आते हैं उसमें कंपनीज बहुत ही सक्सेसफुल हो जाती हैं। राइटर कुछ कंपनीज के एग्जाम्पल भी दे रहा है जो ग्रेट डिप्रेशन में ही लॉन्च की गई। ये भी देखा गया कि अमेरिकन टॉप कंपनीज ने रिसेशन को यूज़ किया है रीएवैल्यूएट करने को और इम्प्रूव करने में अपनी बिजनेस प्रैक्टिस। टाइम मैगजीन ने 1958 में एक आर्टिकल निकाला जो आज भी रेलेवेंट है कि रिसेशन के टाइम पे हर कंपनी अपने ऑपरेशंस को ट्रिम करती है, स्लिम करती है, डिस्कवर करती है नए तरीके काम करने के, क्योंकि लाने ही चाहिए इफ़ेक्ट के अंदर। लेकिन जब बूम होता है, जब हम पैसे कमा रहे होते हैं तो हम उसको ओवरलुक करते हैं। इकोनॉमिक एडवर्सिटी हमें फोर्स करती है कि हम क्रिएटिव तरीके यूज़ करें, कॉस्ट कटिंग के, इंस्पायर करें कि भाई मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज़ से टच बेस करे, ऑपरेशंस को और देखे। और राइटर कहते हैं कंपनी के प्रेसिडेंट ने तो मुझे एडमिट किया कि रिसेशन उनके लिए इनवैल्यूएबल था, क्योंकि उन्होंने कई तरह के रिविजन्स करे, अपने ऑपरेशंस को इम्प्रूव किया। इतना अच्छा हो गया कि अब वो दोबारा अपने पुराने काम करने के ढंग पे जाएंगे ही नहीं, चाहे रिसेशन एंड हो जाए। बेस्ट लीडर्स अपना ट्रू सेल्फ, अपनी ट्रू कैपेसिटी, ट्रू कलर्स तब नहीं दिखाते हैं जबकि बिजनेस बूम कर रहा होता है, जब दिखाते हैं कि जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है। किसी भी लीडर का एक नेचुरल रिएक्शन क्या होता है फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे, थोड़ा सा लाए लो करे और वेट करे कि चीज़ें पिकअप करे। वॉल स्ट्रीट जर्नल स्ट्रेस करता है कि ये बहुत ही गलत अप्रोच है। इंस्टेड मैनेजर्स को रीडबल करना चाहिए अपना एफर्ट, क्योंकि क्राइसिस कैटलिस्ट होता है क्रिएटिविटी के लिए। जो लीडर्स पैरालाइज हो जाते हैं इन मुश्किलों से ना, वो ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं। ये जो असहाय होना की जो फीलिंग है, ये सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को ड्राइव डाउन नहीं करता है, जो आपका ग्रुप होता है, टीम होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को भी इम्पैक्ट करता है। ऑन द अदर हैंड, जो लीडर्स अपने आप को एनर्जाइज्ड फील करते हैं किसी भी चैलेंज से, मोटिवेशन से, एंड दे आर मोटिवेटेड बाय फेलियर, वो हर तरह के अमेजिंग रिवॉर्ड्स को पाते हैं। यहाँ पे इसके पेप्सिको कंपनी में जो उनकी इंदिरा नूई, जो उनकी सीईओ रही है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि इंदिरा नूई ने रिसेशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और वो शी ट्रैवल्ड अराउंड द ग्लोब बूस्टिंग द स्पिरिट्स ऑफ हर ट्रस्टेड एम्प्लॉयज़ इन पर्सन। दिस पेड डिविडेंड। ओवरऑल मोरल नहीं इम्प्रूव हुआ, स्ट्रेंथन हुआ, बल्कि परफॉर्मेंस उनकी कंपनी की स्ट्रेंथन हुई। 2009 में फॉर्च्यून ने उन्हें वोट किया एज अ मोस्ट पावरफुल वुमन इन द बिजनेस। इस सारी कॉन्वर्जेशन का पॉइंट क्या है? जब भी कोई जीवन में ऑब्स्टेकल हो, फेलियर हो, तो ये जो हेल्पलेस की फीलिंग होती है ना, ये हमें मैट के अंडर रखती है एंड लुकिंग फॉर अ पाथ ऑफ अपॉर्चुनिटी कि इसमें से मैं क्या कर सकती हूँ, ये हमें पिकअप करके आगे चलने की
मोटिवेशन देती है। अब हम आगे ना कुछ स्ट्रैटेजीज़ देखेंगे जो थर्ड पाथ है हमारे करियर्स के लिए, हमारी प्रोफेशनल लाइफ्स के लिए। पेज नंबर 120 पे राइटर एक इंसिडेंट बता रही है। हमेशा अपने जो टॉक होते हैं उसमें करता था। वो कहता है कि मैं अपनी टॉक के अंदर जो ऑडियंस है उनको बोलता हूँ, इमेजिन करो कि तुम किसी बैंक के अंदर गए हो, वहाँ पे 50 लोग और हैं और वहाँ पे एक रॉबर, एक चोर आता है, उसके हाथ में एक बंदूक है और आप राइट आर्म पे शॉट हो जाते हो। आप अगर अपने इस इवेंट को अपने दोस्तों और को वर्कर्स को अगले दिन बता रहे हैं तो डू यू डिस्क्राइब इट एज लकी और अनलकी? फिर कहता है जब भी मैंने अपने ट्रेनिंग सेशंस के अंदर इसके लिए पूछा है तो 70-30 का रेशो रहा है। 70% लोग बोलते हैं ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन 70% लोग बोलते हैं बहुत ही अनफॉर्चुनेट है एंड 30% क्लेम करते हैं कि ये फॉर्चुनेट है। राइटर कहता है कि यही बताता है कि किस तरह से हम हर सिचुएशन को देखते हैं, लेकिन कहता है कि सबसे ज़्यादा इंसाइट आपको मिलती है जब आप उनके आंसर्स को सुनो। जो अनफॉर्चुनेट ग्रुप है वो क्या बोलता है? अनलकी था कि मैं वहाँ पर था और मेरी आर्म पे शॉट लगा। बोलता है कि मैं हेल्दी गया, एम्बुलेंस में आया, दिस इज़ नॉट अ आइडिया ऑफ गुड टाइम। ये बोलता है कि ये तो है ही फंडामेंटली इनकन्वीनियंट है। कहता है किसी ने यहाँ तक बोला कि 50 लोग थे, कोई और को शॉट लग सकता था, मुझे क्यों लगा? जो लोग हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा निकाल लेते हैं वो कहते हैं कि गोली मेरी बाजू पे लगी, कहीं और लग सकती थी, आई एम फॉर्चुनेट कि मैं मरा नहीं। दूसरा जो पीपल फॉर्चुनेट फील करते हैं कि मैं अमेजिंग हूँ कि कोई और, किसी को चोट नहीं लगा, वहाँ पे 50 लोग और थे, बच्चे भी थे। रिस्पॉन्स बहुत ही ड्रामेटिकली डिफरेंट होता है हर लोगों का फॉर द सेम इंसिडेंट। तो ये जो हमारा ब्रेन होता है ना, ये इन्वेंट करता है एक स्टोरी लाइन। इसे वर्ड दिया गया हुआ है काउंटर फैक्ट। काउंटर फैक्ट एक ऐसा ऑल्टरनेट सिनेरियो होता है जो हमारा ब्रेन क्रिएट करता है टू हेल्प अस इवैल्यूएट एंड मेक सेंस ऑफ व्हाट रियली हैपेंड। तो कुछ हुआ और आपके ब्रेन ने एक उसका काउंटर फैक्ट बनाया और आपने वहाँ से एक मीनिंग निकाला उसका और ये देखा कि ये आउटकम अनलकी है या ये लकी है, अनफॉर्चुनेट है, नॉट अनफॉर्चुनेट है। फॉर सम सर्वाइविंग इज़ वेरी फॉर्चुनेट फॉर द सेम इंसिडेंट एंड फॉर सम गोली लगना बहुत ही अनफॉर्चुनेट। क्रूशल पार्ट ये क्या है कि जितने भी काउंटर फैक्ट्स हैं, जितने भी आपने उससे क्रिएटेड धारणाएं बनाई, ये कंप्लीटली हाइपोथेटिकल है क्योंकि ये इन्वेंटेड है। और हम मनुष्यों में एक्चुअली पावर है कि हम किसी भी सिचुएशन को कॉन्शियसली सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका काउंटर फैक्ट मेक अस फील फॉर्चुनेट और मेक अस फील हेल्पलेस। चूजिंग अ पॉजिटिव काउंटर फैक्ट मेक्स अस फील बेटर। हम एक ऐसे मोटिवेटेड पाथ पे निकलते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस बेटर होता है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। ऑन दी अदर हैंड अगर हम काउंटर फैक्ट बनाते हैं जिसमें फियर है, एडवर्सिटी है, तो अब हमारे सर पे क्या है? डर। एक और बड़े सिंपल से एक्सपेरिमेंट के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया ने पार्टिसिपेंट्स को एक स्केट बोर्ड पर हिल के ऊपर खड़े होने को बोला और ये पूछा कि नीचे हिल की स्लोप कैसी है, एस्टिमेट करें। जो डरे हुए अनकंफर्टेबल पार्टिसिपेंट्स थे उन्हें बहुत ही स्टीप लग रही थी, जो स्लोप है बहुत हाई लग रही थी। उन्होंने चूज़ किया काउंटर फैक्ट कि इससे उनको बुरा लग रहा है और ये बहुत ही स्टीप है। दे वर पीपल हु वर हैप्पी एंड वर नॉट फियरफुल। ये समझ लीजिए कि जब हम ऐसा काउंटर फैक्ट चूज़ करते हैं जो हमें वर्स्ट फील कराता है, वी आर एक्चुअली ऑल्टरिंग आवर रियलिटी। हम अपनी सच्चाई को बदल देते हैं और जो भी मुश्किल हमारी ज़िंदगी में आती है उसका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर ज़्यादा होता है क्योंकि हम उसे अलाउ करते हैं ऐसा करने पे। मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि मेरे पास बुक में वही चैप्टर आता है जो मेरी ज़िंदगी से रिलेटिव होता है। मैं कंसल्ट करती हूँ ब्रांड्स को। एक ब्रांड ने कल मुझसे 3 महीने का मेरा क्वार्टर का रिजल्ट मांगा और बोला कि मेरे नेक्स्ट क्वार्टर की पेमेंट डिपेंड्स अपॉन द सबमिशन ऑफ द Q1 रिजल्ट। आई वॉज सो अपसेट। मैंने काउंटर फैक्ट क्या बनाया कि वो मेरे काम करने को
जज कर रहे हैं। उसमें कई चीज़ें ऐसी भी थी जो मेरे जॉब स्कोप में नहीं थी। मैं और अपसेट हो गई कि उन्होंने वो भी पूछा जो मेरे जॉब स्कोप में नहीं है। मैंने तो इतना किया, मैंने तो डबल किया। पूरे दिन कल मैं रोती रही हूँ। आज मैंने उनको ये मेल वेल भेजनी थी और आज ही मैंने चैप्टर पढ़ा है कि मेरे ब्रेन ने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी नहीं देखा है कि वो जो मुझसे मांग रहे हैं एज अ कंसल्टेंट शायद मुझे डे वन से कलेक्ट ही करना चाहिए था। रादर मैंने इसको एज अ काउंटर फैक्ट बनाया कि दे आर जजिंग माई इंटेंट टू वर्क। कमाल हो गई है यार। एंड दिस इज हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ यू। इन अ मिनट माई माइंड इज क्लियर, आई एम एम्पावर्ड। और पहले ना कल मैं पूरे दिन चुप 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 करती रही हूँ। कहीं देखिए आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसे मौक़ों पे ऐसा करते हैं क्या? एंड लेट्स एलिवेट आवर लाइफ स्टेट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच। ग्रैटिट्यूड।